हेलो फ्रेंड्स, लास्ट हमने चैप्टर नंबर 7 के कुछ 20 जितने JEE नीट लेवल पर क्वेश्चंस किए। चलो फ्रॉम 21 क्या है? द वन वेट W इज बैलेंस ऑन टू नाइफ एजेस A and B separated by distance D. The center of mass at a distance x from A. Then normal force on A is. यहाँ पर हमें कोई भी टाइप की ऐसे कौन सी बॉडी है वो नहीं दिया, वन वेट ऐसा ही बोला है ऑफ W. जस्ट कंसीडर लीनियर बॉडी. तो अगर हम कोई भी ऐसी बॉडी कंसीडर कर दे लाइक रोड जिसका वेट W है, तो ऑलवेज W जो है उसके तो सेंटर पर ही लगेगा. चलो ऐसे. Now these two knife edges separated by distance D. मतलब यहां पर एक नाइफ एज बोल सकते हैं, अनदर यहां पर एज A and B. अब यहां पर दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो तो D है ऑलरेडी. एंड द सेंटर ऑफ मास is a distance x from A. मतलब यहां से ये डिस्टेंस दिया हुआ है x. Then obviously this one is D minus x. Then our interest to calculate the normal force on A. मतलब ये जो नाइफ एज है इसके ऊपर अगर मैं बोल दूं N1 amount of force, then for the B N2 our interest to calculate N1. तो यहाँ पर जो भी है ऐसे नाइफ एजेस पर तो बैलेंस कंडीशन ही होगी. तो फॉर द बैलेंस कंडीशन वी कैन अप्लाई टू कंडीशंस. वन कंडीशन फॉर द लीनियर इक्विलिब्रियम, अनदर फॉर द रोटेशनल इक्विलिब्रियम. देन फॉर लीनियर इक्विलिब्रियम then we can say upward direction forces, downward direction forces and मतलब क्या बोल सकते हैं हम, N1 plus N2 is equal to W. बोल दो इसको इक्वेशन नंबर 1. Now for the rotational equilibrium, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए W को ही हम हमारा रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करते हैं बिकॉज आवर इंटरेस्ट टू कैलकुलेट N1. तो अगर W पॉइंट ही अगर रेफरेंस पॉइंट कर दे देन यहां से ये x डिस्टेंस तो इसको एक्सटेंड करना पड़ा और ये जो फोर्स है वो अपवर्ड, तो यहां पर ऐसे हम लगा दें. देन इट इज इन इनवर्ड डायरेक्शन. ये D माइनस एक्स जो है उसको एक्सटेंड कर दे यहां से और ये फोर्स है N2, तो इसके लिए आउटवर्ड मतलब ये होगा इनवर्ड और यहां पर बोलेंगे हम आउटवर्ड. दोनों को बैलेंस कर दो एंड बोथ आर इन 90 डिग्री, तो sin 90 तो 1 हो जाएगा. यूजुअली हम यही लगाते हैं ऐसे फोर्स. तो क्या बोल सकते हैं x into N1 is equal to D minus x N2. हमें तो कैलकुलेट करना है N1, लेकिन यहां पर N2 जो है उसको भी कन्वर्ट करना है. तो what is the N2 from equation number 1? It is W minus N1. ऐसा हो सकता है x N1 is equal to D minus x. What about the N2? It is W minus N1. चलो अब ये ब्रैकेट ओपन कर दो. Then it is x N1 is equal to, we can say dW minus dN1 फिर माइनस WX एंड माइनस माइनस प्लस x N1. अब देखो यहां पर ये जो x N1 है इसको हम इस साइड ले जाए तो माइनस हो जाएगा, मतलब ये कैंसिल. then 0 is equal to dW minus dN1 minus WX. और इंटरेस्ट टू कैलकुलेट N1, तो इसको पहले पॉजिटिव कर दो, तो इस साइड dN1 पॉजिटिव, जस्ट कॉमन आउट द W.
then it is d minus x. Then what about the n1? Then n1 is w d minus x upon d. Clear? तो ऐसे हम n1 अगर n2 चाहिए तो n2 भी कर सकते हैं। तो यहां पर n1 की वैल्यू रख दो ऐसे w माइनस n2 करके, तो हमें n2 मिल सकता है। देन बोथ द फोर्सेस जो नॉर्मल है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द कंडीशन ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ओके, चलो नेक्स्ट। वन हेवी न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू लाइटर न्यूक्लियर, देन रेशियो ऑफ v1 एंड v2। तो ये डायग्राम कुछ दे रहा है। तो ये हेवी इनिशियली जो है ये स्टेडी है, मतलब वेलोसिटी 0 है। देन आफ्टर डिवाइड्स इनटू टू लाइटर न्यूक्लियर, one has a mass m/4 moves with v1, another has a mass m/4 moves with v2। अगर टू न्यूक्लियर में डिवाइड होंगे देन बोथ द फ्रेगमेंट्स मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब ऑपोजिट है, इसको तुम रेफरेंस ले लो, ओरिजिन ले लो, तब इसको नेगेटिव बोल देंगे, इसको पॉजिटिव बोलेंगे। एंड यहां पर ऐसे न्यूक्लियर ब्लास्ट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसीलिए कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या टॉर्क नहीं है, देन वी कैन अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देन इनिशियल मोमेंटम बिफोर डिवाइडिंग ये स्टेडी है, इसीलिए मोमेंटम 0, वेलोसिटी 0। अब यहां पर m1 v1 प्लस m2 v2 कर सकते हैं, लेकिन ये नेगेटिव बोलेंगे, माइनस m/4 v1 n प्लस 3m/4 v2। हमें चाहिए v1 और v2 का रेशियो या फिर v1 और v2 का रिलेशन। बस ये तो हो गया। ये माइनस की जगह पर इधर करेंगे तो प्लस, देन इट इज 3m/4 v2। m/4 कैंसिल, वी कैन से v1 is equal to 3v2, otherwise v1 upon v2 is equal to 3। ओके, चलो वीडियो पॉज करके इतना लिख दो, कंप्लीट करो। ओके, सी द नेक्स्ट। मास एंड रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंडर गिवन 50 kg and 0.5 meter। The mass of the solid cylinder 50 kg, radius 0.5 meter. It can rotate freely on horizontal axis. Now massless string is wound on the cylinder. Calculate the tension applied on the string to produce acceleration equal to 2 revolution per second square। देखो मास दे रखा है, रेडियस दे रखा है। अगर थोड़ा सा ऐसा लिस्ट आउट कर दे, then mass and radius। Now about the tension asks for the acceleration, alpha is 2 revolution per second square। अब कभी भी यूनिट रिवॉल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर में नहीं चलेगा, इट शुड बी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो एक रिवॉल्यूशन में कितना ऐसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो 1 रिवॉल्यूशन में 2 पाई जितना होता है ना। तो ये 2 रिवॉल्यूशन में कर देते हैं 2 पाई, मतलब रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। देन इट इज 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ऑलवेज कन्वर्ट द यूनिट रिवॉल्यूशन पर सेकंड और रिवॉल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर इनटू एज ए रेडियन पर सेकंड और रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 रिवॉल्यूशन में 2 पाई जितना होता है, देन टोटल इज 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर अगर मैं 3 डायमेंशन की जो डायग्राम है ऐसा थोड़ा एज्यूम करें, सपोज दिस इज अवर एज ए सॉलिड सिलेंडर 3 डायमेंशन में, और इसके ऊपर ऐसे स्ट्रिंग हमने माउंट कर दी, और फिर लास्ट जो पार्ट है वो यहाँ पर है। चलो यहाँ पर मैं ऐसे टेंशन लगा दूं तो ये क्या होगा, ऐसे रोटेट होगा ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ऐसे आगे 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 ऐसे रोटेट करते करते जाएगा वो पूरा। ओके, तो यहाँ पर हम टेंशन कितना लगा तब ये उस
इसका एक्सेलरेशन इतना हो। तो whenever we apply the tension force, the radius r is perpendicular to that. That means we can use the formula of the torque as a r cross f, r into t sin 90, तो 1 हो जाएगा। चलो अल्फा दे रखा है इसीलिए हम बोल सकते हैं tau is another formula, I alpha is equal to RT. Okay, now just remember the moment of inertia. The moment of inertia for the solid cylinder. तो for solid cylinder क्या होता है moment of inertia? तो moment of inertia for solid cylinder and disk same होता है, that is mr square by 2। तो यहाँ पर बोल सकते हैं it is mr square by 2 into alpha is equal to RT। Our interest to calculate the tension force। टेंशन कितना है वो एक r को कैंसिल कर सकते हैं, then make subjective, तो क्या होगा it is mr alpha by 2। okay, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, मास कितना 50, रेडियस कितना 0.5, रिवॉल्यूशन मतलब एक्सेलरेशन कितना 4 पाई बाय 2। ओके, तो यहां पर हम बोल सकते हैं 2 एंड 0.5 into 2 तो 1 हो जाएगा, मतलब t की वैल्यू हम कर सकते हैं 50 पाई न्यूटन। ओके, अगर 50 पाई नहीं दे रखा है तो 50 into 3.14 का भी तुम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो और ये कुछ करीबन 157 न्यूटन तक आ सकता है। तो कोई भी ऑप्शन हो सकता है, जैसे 50 पाई के टर्म्स में, अदरवाइज उसकी वैल्यू के टर्म्स में, तो सिर्फ 3.14 का मल्टीप्लिकेशन कर दो। ओके, चलो नेक्स्ट, द masses of 2 point like objects are 1.5 gram and 2.5 gram separated by 16 centimeter। मतलब यहाँ पर डायरेक्ट हम ऐसे डायग्राम में इसका सोच लें, तो यहाँ पर है 1.5 ग्राम का मास, यहाँ पर है 2.5 ग्राम और बोथ आर सेपरेटेड बाय 16 सेंटीमीटर। ओके, द ग्रेविटेशनल सेंटर एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम 1.5, मतलब यहां से इसका जो भी ग्रेविटेशनल पॉइंट जो है, तो ग्रेविटेशनल पॉइंट चलो मैं यहां पर एज्यूम कर लेता हूं, तो इट इज डिस्टेंस x फ्रॉम 1.5, तो ये तो ऑब्वियसली 16 माइनस x ही होगा, तो बस x हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां पर जैसे आगे हमने लगाया इक्विलिब्रियम लगा, तो कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम, कंसीडर द रेफरेंस पॉइंट एज ए ग्रेविटेशनल पॉइंट, जो भी वेट लग रहा है उसको लगा दो ऐसे। ओके, तो अब यहां पर अगर मैं एक्सटेंड करूं और इसका मास डाउनवर्ड में होगा, तो ये हो सकता है आउटवर्ड, तो यहां पर मैं फोर्स बोलूं इसको एक्सटेंड करूं, ओके, तो ये हो सकता है इनवर्ड, तो ये आउटवर्ड और ये इनवर्ड, दोनों बैलेंस कर दो। तो बैलेंस कैसे करते हैं हम, इसका जो मास होगा, तो देखो दोनों जो है वो ग्राम में है, ये 1.5 ग्राम है, तो दोनों ग्राम में है, किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो भी दोनों साइड से कैंसिल होगा। आई एम राइटिंग ओनली 1.5, दिस इज द मास, m into g, ये जो g है वो ग्रेविटेशन का है, ये जो ग्राम है वो वाला तो हमने आमने सामने डायरेक्ट कैंसिल ही कर दिया, तो m into g into x is equal to 2.5 into g into 16 minus x, दोनों साइड से अगर तुम 10⁻³ करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। चलो g भी कैंसिल कर दिया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3/2x 1.5, 2.5 is 5/2 है ना, then 2 कैंसिल, इजी रहेगा थोड़ा, 3x is equal to 16 5 कितना होता है 18 minus 5x,
ये इधर आएगा तो प्लस, मतलब 8x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। टोटल डिस्टेंस सेंटीमीटर में है तो लास्ट भी सेंटीमीटर में आएगा आंसर। देन x 1.5 से 10, तो यहां से हम बोल सकते हैं 6 सेंटीमीटर। अगर 2.5 से भी पूछे तो भी हम कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं। ओके, चलो वीडियो पॉज करके इतना लिख दो, कंप्लीट कर दो। See the next. The object of mass m and length l is bent in form of ring. Then moment of inertia of the ring is. देखो यहाँ पर हमें बोल रखा है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट, लेकिन वो ऐसे रोड के टर्म्स में ही होगा ऐसे, क्योंकि लेंथ l दे रखा है, मास m है, इट्स बेंट इन फॉर्म ऑफ द रिंग। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग। Then what is the moment of inertia of the ring? तो डायरेक्ट रिंग के लिए अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोले, then रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। ओके, अब यहाँ पर r के टर्म्स में हमें कोई भी आंसर नहीं दे रखा, तो r को हमें चेंज करना पड़े। Then what we can say? कोई भी अगर हम लेंथ l है उसको रिंग के टर्म्स में कर दे तो l इज इक्वल टू होता है इट्स सरकमफ्रेंस, लेंथ, टोटल लेंथ, और अगर रिंग हो गई, सर्कल हो गया ऐसे, तो होता है 2πr। देन व्हाट अबाउट द r? इट इज l अपॉन 2π। देन इजीली वी कैन कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया m, l² बाय 4π²। Okay, then moment of inertia of the ring is ml² by 4π² whenever any object is bent in terms of the ring of length l। तो l के टर्म्स में हमें आंसर चाहिए। वैसे इजी है, बस यही सोचना है इसमें। क्लियर? तो कभी भी ऐसे कोई भी ऐसे रिंग के टर्म्स में या कोई भी सर्कल के टर्म्स में कर दे, तो अगर एक ही टर्म हुआ then l is equal to 2πr। ऐसे दो टर्म हो गए तो 2 into 2πr। ऐसे कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स भी हुए तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट 26। The density of the solid spheres A and B given as ρa and ρb। इसके मासेस सेम दे रखे, then moment of inertia as a IB upon IA हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जो मास सेम दे रखे, चलो वहां से रेफरेंस ले हम कि मास ऑफ स्फीयर A and mass of sphere B is same। Then what is the relation between density and mass? Density mass upon volume, then mass volume into density। तो वॉल्यूम क्या होगा? स्फीयर दे रखा है 4/3 r³ और इनटू डेंसिटी, तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ऐसे यहां पर 4/3 r³ एंड डेंसिटी, देन 4/3 कैंसल। हमें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो उसमें रेडियस आएगा, तो पहले इसको सब्जेक्ट कर देते हैं। RA अपॉन RB होल क्यूब होगा ना, इट इज ρb अपॉन ρa। तो अगर इसका हम क्यूब रूट ले लें, देन ρb अपॉन ρa का क्यूब रूट 1/3। क्लियर? चलो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? 2/5 mr²। चलो डायरेक्ट रेशियो ले लें, देन 2/5 mr² मतलब rb²। मास तो सेम है, तो मास सेम है तो ab और ab ऐसे लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कैंसिल हो जाएगा। 2/5 mr², ये तो पूरा कैंसिल। देन व्हाट वी कैन से अबाउट rb अपॉन ra होल स्क्वायर, देन rb अपॉन ra, यहाँ तो मिला हमें ra अपॉन rb, कोई
अगर ऐसे RB अपॉन RA चाहिए तो इसका इनवर्स कर दो, तो 1/3 तो है, उसका भी स्क्वायर मतलब 2/3, तो जो है उसमें 2/3 आएगा। और हमें चाहिए RB अपॉन RA, तो ये इनवर्स कर दो, इट इज रो A अपॉन रो B का 2/3। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ हमें ऐसे मिल सकता है। ओके, चलो वीडियो पॉज करो और लिख दो। ओके, सी द नेक्स्ट नंबर 27। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया along with axis x x dash for hollow spheres of mass m and radius r। यहाँ पर हमें ऐसे डायग्राम दे रखा है, इसको ऐसे नाम दे देते हैं 3 hollow spheres A, B and C of mass m and radius r. Our interest to calculate moment of inertia along with the axis x x dash. तो for sphere A, axis pass through the center of the sphere। तो अगर सेंटर ऑफ द स्फीयर से अगर कोई भी उसकी ऐसे एक्सिस पास होती है, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया along with the axis passing through the center of the hollow sphere। hollow sphere का क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इट इज 2/3 mr²। ओके, तो A का तो इटसेल्फ वही हो जाएगा, लेकिन B का सेंटर यहां पर है। ओके, एंड आवर इंटरेस्ट टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एक्सिस पास थ्रू द x x डैश, जो इससे r डिस्टेंस पर है ना, तो इसके सेंटर से जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो तो ये होगा, लेकिन चाहिए हमें x x डैश से, मतलब वी कैन अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से करें, देन IB इज इक्वल टू, वी कैन से IC प्लस MD²। समझ में आ रहा है? फोर स्फीयर B, देखो एक्सिस जो है उसके सेंटर से r डिस्टेंस पर है ना, तो इसका सेंटर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और फिर इसके पैरेलल एक्सिस से IC प्लस MD²। IC तो वही होगा होलो स्फीयर में, इसलिए 2/3 mr² और m सेपरेशन भी r है, देन 2/3 mr² प्लस mr², एलसीएम लेंगे तो 3 + 2 5/3 mr², दैट इज IB। इट इज सिमिलर फॉर द C आल्सो, है ना, C के लिए भी वही होगा, इट इज 5/3 mr²। तो यहां पर भी पैरेलल एक्सिस, A के लिए नहीं बोल सकते पैरेलल एक्सिस, क्यों? क्योंकि इसका उसी एक्सिस में डिस्टेंस 0 हो जाएगा, ओनली द सेंटर से, तो सेंटर से तो 2/3 mr² है। अब हमें टोटल अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया करना है तो सभी का एडिशन कर दो, इट इज 2/3 mr², इट इज 5/3 mr² एंड 5/3 mr²। तो एलसीएम तो सभी में 3 है, mr² भी सेम है, कॉमन निकाल सकते हैं, देन 5 5 and 2 मतलब 12, तो ये 12/3 इट इज 4 mr²। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम फॉर द एक्सिस x x डैश इज 4 mr²। तो ऐसे कोई भी अलग अलग सिस्टम दे, देखो यहाँ पर होलो स्फीयर की जगह पर तुम्हें कोई भी ऐसा सॉलिड स्फीयर दे तो भी करना तो यही है, हमें मेथड यही फॉलो करनी है कि जिससे पास होती है उसका सिर्फ सेंटर का होगा, बाकी जो है उसके लिए हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, चलो नंबर 28। The perpendicular axis theorem can be applied for, या applied on, किसके ऊपर हम perpendicular theorem axis अप्लाई करते हैं? Only for planar body, only object with irregular shape, only 3-dimensional object, एक किसी के ऊपर नहीं। देखो ये तो नहीं चलेगा, क्योंकि perpendicular axis हम अप्लाई तो करते हैं, मतलब it cannot be applied, ये हमारा आंसर नहीं इन तीनों में से।
तो किसके ऊपर अप्लाई करते हैं? ओनली इरेगुलर से, रेगुलर हो इरेगुलर हो सभी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ओनली 3 डायमेंशन बॉडी, तो क्या 2 डायमेंशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते? कर सकते हैं आप। डिस्क में हमने बोला है, ओके। तो इट इज आल्सो अप्लाइड फॉर 2 डायमेंशन। इसमें लिखा है ओनली 3 डायमेंशन, इसलिए प्रॉब्लम है। दैट्स व्हाई वी कैन से ओनली प्लैनर बॉडी। हाँ, अगर प्लैनर बॉडी नहीं है देन वी कैन नॉट अप्लाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो बोल सकते हैं ओनली प्लैनर बॉडी के ऊपर हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं, ओके। See the next number 29. M1 and M2 masses are joined at two ends of the rod of length L. और रोड बोला है massless. Calculate the moment of inertia of the axis passing through the center of the rod. देखो यहाँ पर अगर हम सिचुएशन ड्रॉ करें, then this is the L length rod and two masses M1 and M2 are connected at the ends of the rod of length L. और अब हमें चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रॉड। यहाँ पर मास हमें सेम नहीं दी, कोई भी मास अगर लेस और कम हुआ, चलो सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पर है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस हम R1 बोल सकते हैं और दिस डिस्टेंस इज R2, ओके। तब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तो फॉर्मूला इजी है, क्या? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज वी कैन से m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। तो ये तो डायरेक्ट कभी दिया नहीं होगा, वैसे तो ऑप्शन में ये है भी नहीं, तो r1 और r2 को हमें कन्वर्ट करना पड़े ऐसे इक्वेशन नंबर 1 इन वन वे वी कैन से r1 प्लस r2 l आल्सो। अब अगर यहाँ पर सेंटर ऑफ मास दिया है और अगर सेंटर ऑफ मास अगर हम ओरिजिन के ऊपर कंसीडर करें, देन सेंटर ऑफ मास की फॉर्मूला याद करें, RCM इज m1 r1 प्लस m2 r2 upon m1 प्लस m2। दिस इज इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, सभी में वेक्टर करें, ओके। अब अगर इसको मैं सेंटर पर मतलब ओरिजिन के ऊपर कंसीडर करूं तो ये 0, अगर ये 0 हुआ तब ये r1 है उसको मैं नेगेटिव ले सकता हूं, r2 को पॉजिटिव, मतलब इसको अगर मैं वेक्टर टर्म्स में लिख दूं, इसको मैंने ओरिजिन पे ले लिया, चलो, देन इट इज माइनस m1 r1 प्लस m2 r2, ये तो 0 के साथ 0 हो जाएगा, ओके। देन I can say m1 r1 is equal to m2 r2. Then I can say r1 upon r2 is m2 upon m1. अगर r1 और r2 के टर्म्स में अगर रेशियो ले ले, then it is m2 upon m1. ओके, अब हमें r1 और r2 चाहिए, तो ऐसा नहीं कि ऐसे r1 और r2 के टर्म्स में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। अब कन्वर्ट मतलब अगर यहाँ पर हम ऐसे कंपोनेंट में ले ले, इन न्यूमरेटर अगर हम कंपोनेंट में ले तो क्या होगा, r1 प्लस r2 अपॉन r2। समझ में आया? यहाँ से कौन सा स्टेप किया, टेक कंपोनेंट अपॉन न्यूमरेटर, तो r1 प्लस r2 अपॉन r2, तो यहाँ पे क्या होगा, m1 प्लस m2 अपॉन m1, ओके। एंड r1 r2 तो l हो गया, r1 प्लस r2 ऐसे l, then m1 plus m2 upon m1, then I can say what about r2? r2 को सब्जेक्ट कर दो, it is m1 l upon m1 plus m2। तो सिमिलरली अगर r1 चाहिए तो हमें ऐसे डिनोमिनेटर में कंपोनेंट को लेंगे, तो r1 मिल सकता है, नीचे r1 प्लस r2 आएगा, नीचे m1 प्लस m2 होगा। इसका मतलब यहाँ पर मैं डायरेक्ट बोल दूं, then it is m2l upon m1 plus m2, जैसे r2 is m1l, then r1 is m2l upon m1 plus m2। उसको तुम चेक कर सकते हो, डिनोमिनेटर में कंपोनेंट ले लो,
तो डिनोमिनेटर में प्लस होगा तो m2 एज इट इज रहेगा, m2 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, चलो r1 r2 दोनों मिल गए, यहाँ पर रख सकते हो वैल्यू कि नहीं? तो जो इसका तो हम बाद में सोचेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 व्हाट अबाउट r1 स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर मतलब m2 स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर प्लस m2 व्हाट अबाउट r2 स्क्वायर m1 स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। चलो कुछ कॉमन निकलेगा यहां से, देखो क्या निकलेगा, m1 m2 l स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। देखो क्या क्या कॉमन निकलेगा, we can common out m1 m2 l square upon m1 plus m2 whole square, then remaining here m2 only and here m1 only, it is m1 plus m2, एक cancel कर दो, then moment of inertia is m1 m2 l square upon m1 plus m2। इस टर्म्स में हमें ऑप्शन दे रखा है, आए समझ में? पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर दो क्योंकि जो गिवन लोड है उसका तो मास है ही नहीं, देन डायरेक्ट m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर, जस्ट थिंक अबाउट द r1 r2 इन टर्म्स ऑफ मास, बस उसके लिए टेक द रेफरेंस ऑफ इक्वेशन सेंटर ऑफ मास एंड कंसीडर सेंटर ऑफ मास एट ओरिजिन। तो r1 r2 का तुम्हें आंसर m1 m2 के टर्म्स में मिलेगा। और हाँ, ये भी एक क्वेश्चन हो जाएगा कि व्हाट इज द डिस्टेंस r1 एंड r2 इन टर्म्स ऑफ मास, तो ये भी एक ऑप्शन ऐसे इन बिटवीन कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। ओके, चलो नंबर 30 के लिए, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द एक्सिस एट ए डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर। Calculate the radius of gyration of the axis passing through the center of the parallel axis। इसका मतलब अगर कोई भी हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, चलो उसका सेंटर तो यहाँ पे रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो भी यहाँ पर रहेगा, और ये कोई भी उसकी एक्सिस क्या बोला है, the radius of gyration of the axis at a distance 6 सेंटीमीटर, मतलब इसका जो डिस्टेंस है वो हमें कुछ 6 सेंटीमीटर दिया है। अभी तक हम सॉल्व करते थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, है ना, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना था, यहाँ पर कुछ अलग बोला है, हमें कैलकुलेट करना है रेडियस ऑफ गायरेशन। कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास फॉर्मूला है I is equal to IC plus MD square। ओके, चलो क्या दे रहा है, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द एक्सिस एट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका दे रखा है, किसका कैलकुलेट करना है, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो रेडियस ऑफ गायरेशन कैलकुलेट करना है। ओके, देन इसके लिए हम रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म्स में लिखते हैं m² प्लस इट इज m, इसका डिस्टेंस है 6 तो 6 का स्क्वायर बनेगा, और यहां पर ये होगा mk1 स्क्वायर। ओके, और k1 हमें दे रखा है कि इट इज 6 सेंटीमीटर का रेडियस ऑफ गायरेशन 10 है ऑलरेडी, मास तो कैंसिल हो जाएगा सभी साइड से, ये 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 36, देन 30 k स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36। चलो करो 100 माइनस 36 क्या होगा, कितना होगा 100 माइनस 36, 64 कि नहीं, देन की क्या होगा 8 सेंटीमीटर, जो भी क्वेश्चन में उसमें सभी सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर में मिलेगा, देन इट इज 8 सेंटीमीटर। क्लियर? अभी तक हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते थे
यहाँ पर एक स्टेप आगे रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई जेड का स्क्वायर तो होता ही है, बस कौन सा गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है वो देखो। क्लियर, लिख लो ये वीडियो पोस्ट करके कंप्लीट कर दो।